क्लास है करंट अफेयर्स की। हम लोग करंट अफेयर्स थोड़ा दिन के बाद आज स्टार्ट किए हैं। हम इंटरनेशनल रिलेशन के एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वह कंप्लीटली एक दो दिन के न्यूज़पेपर पे हमने इसको कंसंट्रेट किया हुआ है। अब ये बीजिंग का जो एक सी राजा रमन का एक आर्टिकल है, मैंने 3-4 लोगों के नाम आपको राय दिए हुए हैं कि उनके आप आर्टिकल जरूर पढ़ने की कोशिश करें। उसमें एक नाम सी राजा रमन का भी है कि सी राजा रमन के जो आर्टिकल है वो आप लोग जरूर देखने की कोशिश करें। चाइनीज एग्रेशन, चाइना के साथ है क्या कि चाइना का एक एग्रेसिव पॉलिसी है स्पेशली एशियन रीजन में। अब चाइना जो आर्टिकल लिखा है सी राजा रमन ने, उस आर्टिकल में लिखा है द बीजिंग्स ब्लंडर, जो एग्रेसिव रीजनल पॉलिसी है, एग्रेसिव रीजनल पॉलिसी। तो पहला ही एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग क्या आया कि चाइना के पास एक एग्रेसिव रीजनल पॉलिसी है। वह जो एग्रेसिव रीजनल पॉलिसी है, इस एग्रेसिव रीजनल पॉलिसी से चाइना, यूएस और उसके बाद इंडिया, हम कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, हम भारत की चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चाइना और यूएस का रिलेशन किस तरह से डिफाइन हो रहा है एक चाइनीज एग्रेशन पॉलिसी के लिए, जो एक चीन की आक्रामक नीति है, उस आक्रामक जो एग्रेसिव रीजनल पॉलिसी है आर ड्राइविंग मेनी कंट्रीज दैट वेर होपफुल ऑफ डीपर टाइज विद चाइना टुवर्ड्स द यूएस। चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी जो है, इस एग्रेसिव पॉलिसी के कारण बहुत से देश यूएस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो चाइना ने अपना एक सिद्धांत अपनाया है कि वह अपने रीजन में एक आक्रामक अंतरराष्ट्रीय नीति का पालन करेगा। द चाइना विल pursue an aggressive international policy in the region. Due to this policy of the China, many countries are approaching towards the United Nations. Whether this policy is right or this policy is wrong. इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। इस पॉलिसी के लिए जो सब बड़ी चीज है कि जियोपॉलिटिकल कंडीशन क्या है। जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन है उसको अगर देखें तो बीजिंग इस रीजन में एक अपना डोमिनेंस करने की कोशिश करता है। उस डोमिनेंस में उसके आसपास के जितने इलाके हैं सब पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है, और इस डोमिनेंस के कारण क्वाड एक अस्तित्व में आ रहा है। क्वाड उस डोमिनेंस के कारण अस्तित्व में आ रहा है और इसमें इवॉल्व हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस। अब क्वाड के पार्टनर कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ये 4 देश क्वाड के पार्टनर हो गए। अब ये 4 देश इस चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी के कारण नजदीक आ गए और इनके आपस में संबंध स्थापित हो गए। और क्वाड के साथ खास बात क्या है, इट इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस। इसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, नो फॉर्मल एग्रीमेंट। यह म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे है कि आपस में जो विश्वास है। तो इट इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस क्वाड कॉन्सेप्ट, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के बीच बन के तैयार हुआ है। तो जो एक क्वाड बन के तैयार हुआ है, यह चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी का एक जवाब है। तो जो ये क्वाड बना, ये ऐसे फ्रेमवर्क में है। और उसके बाद दूसरा है AUKUS, AUKUS, जो साथ होता है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ये दूसरा एक ग्रुप तैयार हुआ है। तो यह दोनों ग्रुप क्यों बने हैं? पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है। तीसरा
RIC and BRICS. This third one. Third is the RIC and BRICS. रशिया, इंडिया एंड चाइना. RIC में क्या है? रशिया, इंडिया, चाइना. RIC में ये तीन देश है, रशिया, इंडिया एंड चाइना. और ब्रिक में क्या है? जो ब्रिक में आप ऐड कर दिया, और जो दूसरा है ब्रिक है, ब्रिक में क्या है? ब्राजील, साउथ अफ्रीका. तो जो RIC है यह टुगेदर रशिया, इंडिया, चाइना है, और जो दूसरा है उसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका ऐड कर दीजिए. इसमें प्लस ब्राजील और प्लस साउथ अफ्रीका, ये ऐड कर दीजिए. तो यह एक रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं. जो क्यों बन रही है? वह चाइना के एग्रेसिव पॉलिसी के अगेंस्ट बन रहे हैं, या चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है उससे विश्व संतुष्ट नहीं है. द वर्ल्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द चाइना. तो यू कैन से अप टू द हियर what you can say, due to the aggression of the China, many nations that were hopeful of deeper ties with the China are leaning towards the US. So these are the countries to which, due to the aggressive policy of the China leaning towards the US, it is in India's favor. A multipolar alliance in which China is being excluded and the interest of the India is having some symmetry with them is in the interest of the India. This is one of the aspects why I want to establish at the initial talk of the day. अब जो यह चैलेंज हो रहा है चाइनीज पॉलिसी को, इस चाइनीज पॉलिसी को जो चैलेंज हो रहा है उसका दो महत्वपूर्ण फैक्टर है. पहला क्या है? सरप्राइजिंग इमर्जेंस ऑफ द अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस. अब हम इस सवाल का जवाब करते हैं. कंसेंसस, अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी में एक कंसेंसस आ रहा है. वह कंसेंसस किस बात पे आ रहा है? यह बहुत सरप्राइजिंग है. अमेरिकन पॉलिसी में चाइना के रुख के लिए इतना बड़ा कंसेंसस पहले कभी नहीं आया था जो अब आ रहा है. वह क्या हो रहा है? चैलेंजिंग चाइना. कंसेंसस इन अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी इज चैलेंजिंग चाइना. चाइना को चैलेंज करने का अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी में एक पूरी तरह से कंसेंसस आ रहा है. और बिडेन ने रीइंफोर्स किया ट्रंप पॉलिसी का. ट्रंप की जो पॉलिसी है, उस ट्रंप की पॉलिसी जो चाइना या रिलेटेड जो चाइना को लेकर एक ट्रंप की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बिडेन ने सिंपली रीइंफोर्स किया. अब एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है यूएस की. देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यह जो सवाल है. यह इंटरव्यू के समय में हमारे दोनों स्टूडेंट अपूर्वा और नित्या से राजगोपाल शर्मा ने पूछा था कि यूएस का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है. एक ने कहा था लोकेशन, और दूसरे ने कहा था अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ. राजगोपाल ने कहा था अमेरिकन डॉलर. ये इंटरव्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने दोनों एस्पायरेंट के साथ कि अमेरिका की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है. एक लोकेशन को बोल रहा था एक एस्पायरेंट मिलिट्री ताकत को बोल रहा था, पॉलिसी बोल रहा. राजगोपाल बोल रहे थे अमेरिकन डॉलर. Why the mentor Rajpal was saying it is the American dollar? Because he was having the opinion that is a truly correct opinion probably कि जो विश्व का ट्रेड है वह डॉलर में होता है. डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो विश्व के ट्रेड को कंट्रोल करती है. जैसे अमेरिका ने ईरान को ट्रेड से बहिष्कृत कर दिया, तो डॉलर ट्रेड नहीं हो सकता. तो जब डॉलर ट्रेड नहीं हो सकता तो ट्रेड में उसके लिए समस्या उत्पन्न हो गई.
तो हम जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ यूनाइटेड स्टेट्स की क्या है, यह अब चौथा व्यू हमने पढ़ा आज राजा रमन का। देखिए एक व्यू क्या हुआ, एस्पायरेंट नंबर 1 का, एस्पायरेंट नंबर 2 का, ये हुआ मिंटर का। अब सीधा राजा रमन व्यू, राजा रमन जी का क्या व्यू है इस मामले में कि ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ यूएस का क्या है। तो उनका मानना है वाइड नेटवर्क ऑफ एलाइज एंड पार्टनर, वाइड नेटवर्क ऑफ एलाइज एंड पार्टनर। दिस इज द फोर्थ व्यू। ये व्यू बिल्कुल नहीं चलेगा। ओनली दीज टू व्यू कैन प्रिवेल, क्योंकि लोकेशन कोई एडवांटेज नहीं है, और जो अमेरिकन का मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो इस समय डायल्यूट हो चुका है, क्योंकि वॉर और तरस हो रहा है। तो राजा रमन का ये व्यू पॉइंट है कि जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है अमेरिका की वह क्या है, इट्स वाइड नेटवर्क ऑफ एलाइज एंड पार्टनर। अब जो चाइना के फेवर में क्या चीज है, अब इस अमेरिका के इस फेवर में, अब अमेरिका के पास वाली ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक डॉलर है, एक वाइड नेटवर्क और एलाइड पार्टनर है। अब हम इसको देखते हैं चाइना के पास इसमें क्या है, व्हाट इज इन द चाइनास फेवर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू एड्रेस, क्योंकि यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमको पूरे सिस्टम को समझने के लिए कि चाइना के फेवर में क्या है। व्हाट इज इन द चाइनीज फेवर, व्हाट इज इन द चाइनीज फेवर, कि चाइना के फेवर में क्या चीज है। पहली बात क्या है, लोकेशन। ये आप एग्जाम में लिखेंगे जरूर। कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज इन द चाइनीज फेवर, जो चाइना का इकोनॉमिक रीच है, वह जो चाइना की इकोनॉमिक रीच है इस समय ग्लोबल है। चाइना की जो इकोनॉमिक रीच है, इकोनॉमिक रीच ऑफ चाइना, या ग्लोबल है एंड डीपर है। जो चाइना की जो इकोनॉमिक रीच है, आर्थिक पहुंच है, वह ग्लोबल है, पूरे विश्व में है, और वह बहुत बड़ी है, बहुत अंतर तक है। और जो पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंसेस हैं, हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ बीजिंग ट्रेडिशंस। जो एक अमेरिका का मिलिट्री एक अलायंस हुआ करता था, वह चाइना का ट्रेडिशन नहीं है। नो ट्रेडिशन, चाइना हैज नो ट्रेडिशन विथ रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री अलायंसेस। तो चाइना ने कभी पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस का ट्रेडिशन नहीं है। बीजिंग का जो टाइज है विथ मॉस्को हैव नेवर बीन एज क्लोज एज दे आर। लेकिन इस समय जो बीजिंग का और मॉस्को का जो अलायंस है वह बहुत स्ट्रांग है, उनमें क्लोजनेस इस समय अच्छी खासी है और बहुत ज्यादा क्लोज है। और चाइना के पास एक स्ट्रांग अलायंस है, कौन से, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। तो मॉस्को, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, तीन चाइना के पास स्ट्रांग अलायंस है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द चाइना हैज नो हिस्ट्री ऑफ, नो ट्रेडिशन ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस एंड पॉलिटिकल अलायंसेस। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें, जो अलायंस का स्ट्रेंथ है अमेरिका का, तो शायद अमेरिका का अलायंस इन स्ट्रेंथ चाइना की तुलना में ज्यादा है। अमेरिका का अलायंस स्ट्रेंथ चाइना की तुलना में ज्यादा है। चाहे अमेरिका का जो अलायंस स्ट्रेंथ है वह चाइना की तुलना में स्ट्रांग है। यूएस के पास खास बात क्या है, मोर एलाइज एंड पार्टनर्स है। क्या है इस पास, मोर एलाइज एंड पार्टनर्स हैं, मोर एलाइज एंड पार्टनर्स है, ज्यादा एलाइज हैं यूएस के पास, और यूएस के पास पार्टनर भी ज्यादा हैं। इन सब चीजों के बावजूद चाइना के फेवर में क्या चीज है, क्या ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो चाइना के फेवर में आ रही हैं। पहली बात, अमेरिका एशिया से फार अवे है, पहली बात। अब यह अमेरिका, पहली लोकेशन, जो अमेरिका का लोकेशन है वह एशिया में फार अवे है।
चाइना के पास लोकेशनल एडवांटेज है। तो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा ड्यू टू द लोकेशनल इशू कि यहां तक रीच कर सके। दूसरा, चाइना का जो हार्ड पावर है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, तो फर्स्ट क्या हो गया, लोकेशन। दूसरा, चाइना का हार्ड पावर है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बड़ी जनसंख्या का देश है, और इस जनसंख्या के देश ने एक बड़ी मिलिट्री पावर स्टैब्लिश की हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करें रिलेटेड तो यूएस, जो यूएस का जो रैपिडली शिफ्टिंग जो लोकल बैलेंस ऑफ पावर है वह इसकी फॉर्म में है। जो यूएस का जो शिफ्ट हो रहा बैलेंस ऑफ पावर, उसके कारण यह एक महत्वपूर्ण चीज प्राप्त करता है। तीसरा, एशियन रीजन इंटीग्रेशन। जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि जो एशियन रीजन इंटीग्रेशन है, यह एशियन रीजन इंटीग्रेशन चाइना के फेवर में बहुत अच्छी तरह जाता है। तो जो प्रॉक्सिमिटी है चाइना की और एशियन रीजन के साथ, तो जो एक रीजनल इंटीग्रेशन बन रहा है वह चाइना को मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर बना रहा होल रीजन का। यह जो एशियन रीजन इंटीग्रेशन है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर बना रहा है इस रीजन का। अगर आप याद करें, वन बेल्ट वन रोड, OBOR, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, सब में एक चाइना का प्रेजेंस किसी न किसी तरह से स्ट्रांग रूप रहा करता है। और जो चाइना की पर्स डिप्लोमेसी है, पर्स डिप्लोमेसी क्या होती है कि आप किसी देश को ऋण दो और उसके बाद उसकी नीतियों पर नियंत्रण करने लग जाओ। जो चाइना का जो एक एशियन इंटीग्रेशन का इशू है, इस एशियन इंटीग्रेशन के इशू के कारण, चूंकि चाइना की प्रॉक्सिमिटी है एशियन रीजन के साथ, और चाइना ने एशियन और नेशन के साथ एक पार्टनरशिप की है जो इसको बहुत मददगार हो रहा है। बीजिंग कॉन्फिडेंट हो रहा है। अगर हम देखें कि अगर कोई आदमी मिस्टेक करता है, इफ समवन डिड मेक द मिस्टेक ऑफ एम्ब्रेसिंग द यूएस, अगर कोई आदमी, जो एक रीजन इंटीग्रेशन है, जो रीजन का इशू है, कोई आदमी अगर यूएस से इंटीग्रेट होता है, यूएस के नजदीक जाने की कोशिश करता है, तो चाइना इकोनॉमिकली पनिश कर ले जाता है। चाइना इकोनॉमिकली पनिश कर ले जाता है। चाइना इकोनॉमिकली पनिश कर ले जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत है चाइना के पास, क्योंकि वह यहाँ के अपने रीजन में इंटीग्रेट कर ले जाता है। तो बीजिंग के पास एक कॉन्फिडेंस है कि जो इकोनॉमिक पनिशमेंट है, यह इकोनॉमिक पनिशमेंट राज्य को वापस उसके पास ले आ सकता है। इट कैन ब्रिंग बैक द नेशन टू हिम। राज्य उसके पास वापस आ सकता है, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर चाइना के पास है जिसको पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है। वास्ट इम्बैलेंस जो है मिलिट्री पावर में है बीजिंग का, अपने नेबर्स का। जो इम्बैलेंस है इन मिलिट्री पावर, बीजिंग एंड नेबर्स, यह चाइना के फेवर में बहुत अच्छी तरह जाता है कि हर देश जानता है कि जो मिलिट्री पावर चाइना के पास है वह मिलिट्री पावर किसी के पास भी नहीं है। क्लियर हो नहीं क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, इट इज इजियर टू ब्रेक अप कोलिशन देन बिल्ड अप। चाइना इस बात को ध्यान में रख के चलता है, यह इस फैक्ट को काउंट कर चलता है कि बहुत इजी है किसी ब्रेकअप को, कोलिशन को ब्रेकअप कर देना रादर देन बिल्ड अप। जो कंट्री ट्राई करती है टू कंस्ट्रक्ट ए कोलिशन विल नीड टू मेंटेन यूनिटी ऑफ पर्पस एमंग डाइवर्स सेट ऑफ कंट्रीज। यूनिटी ऑफ पर्पस एमंग डाइवर्स सेट ऑफ कंट्रीज, इसकी आवश्यकता होती है, और यह आसान नहीं है इन ए सस्टेन्ड मैनर। इवन
इन द सर्कमस्टांसेस। यह आसान नहीं है कि इस बात को किया जा सके, तो यह आसान नहीं। इवन द मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, अगर बहुत मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है, उसमें भी आसान नहीं है। यह एक ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर विश्लेषण करने की कोशिश करें तो यूनिटी ऑफ पर्पस हम कैसे ले आएंगे। एशिया के हर देश की अपना पर्पस अलग अलग होता है। इवन आपने क्वाड बनाया, तो क्वाड में भी यूनिटी ऑफ पर्पस बनाना आसान है, और हम बना भी लिया तो हाउ इट विल सस्टेन, इट इज एन टास्क। बट इफ यू स्पीक ऑन द एशियन रीजन where there's a diverse culture and diverse interest, diverse economic and political interest, वहां अगर आपने कोई coalition बनाया, उसको तोड़ना आसान हो जाता है, बिल्ड करना मुश्किल, तोड़ना आसान है। क्योंकि यूनिटी ऑफ पर्पस जो कंट्री चाहती है वह बहुत इजी होना नहीं होता है। उसके बाद चाइना इस बात पे कॉन्फिडेंस होता है कि वह टेम्प्ट कर सकता है यूएस को इन बायलैटरल डील। अब यूएस के साथ दिक्कत क्या है, यूएस कोई भी करे, यूएस को टेम्पटेशन दिया जा सकता है बायलैटरल डील का, क्योंकि चाइना की बायलैटरल डील सबको अट्रैक्ट करती है। जो चाइना की बायलैटरल डील है सबको अट्रैक्ट करती है, तो चाइना ये जानता है कि वह बायलैटरल डील करके यूएस को भी टेम्प्ट कर सकता है, यूएस को भी अपने नजदीक ला सकता है। किस पे ला सकता है? इन द नेम ऑफ शेयर्ड ग्रेट पावर इंटरेस्ट। किस पे लाएगा? शेयर्ड ग्रेट पावर इंटरेस्ट। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, हम इसको एड्रेस कर रहे हैं शेयर्ड ग्रेट पावर इंटरेस्ट के नाम पे। दूसरा, ज्वाइंट मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसके नाम पर वह टेम्प्ट कर सकता है अमेरिका को। और इससे फर्क क्या है, अगर यह आ गया तो दो ऐसे देश अगर लग जाए कि उनका एक जो इंटरेस्ट है, वह इंटरेस्ट जो ग्रेट पावर का अपना एक इंटरेस्ट होता है, बाजार को नियंत्रण करने का, क्षेत्रों को नियंत्रण करने का, और उस इंटरेस्ट के साथ आ जाए कि ज्वाइंट मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप इससे सवाल बनाइए, जस्ट मेक क्वेश्चन। यह एक ऐसा बिंदु है जो वर्ल्ड की डायनेमिक्स को चेंज कर देगा। अब जो यूएस अगर हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें तो जो अंडर एस्टिमेटिंग ऑफ यूएस है वो ठीक नहीं होगा। जो यूएस की मिलिट्री पावर है वह स्ट्रांग है, वह स्ट्रेंथन कर रही है। तो चाइना की जो एग्रेसिव रीजनल पॉलिसी है, चाइना की मिलिट्री पावर है, और उसको देखते हुए यूएस क्या कर रहा है, अपनी डिफेंस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। जो मिलिट्री बैलेंस पावर है एशिया में, यह सर्टनली चाइना के फेवर में है। जो मिलिट्री पावर है यह सर्टेनली चाइना के फेवर में है। अगर आप यह देखें कि जो मिलिट्री पावर है वह किसके फेवर में है, वह निश्चित रूप से किसके फेवर में है, वह चाइना के फेवर में है। तो मिलिट्री पावर चाइना के फेवर में है। यूएस अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन जो चाइना के पास मिलिट्री पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, वह उसका एसेट है, वह उसका पूरी तरह से एक एसेट है, और इस पर चाइना रिलाई कर रहा है और जानता है इसको कमजोर करना आसान नहीं है। और चाइना की जो एग्रेसिव रीजनल पॉलिसीज हैं, दे आर ड्राइविंग मेनी कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, फिलीपीन है, वियतनाम है, टूवर्ड्स यूएस। तो जो देश है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यह चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी के कारण यह किसकी तरफ जा रहे हैं, यह ट्रेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स यूएस।
अब जो चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है, विच नेवर स्टॉप इट्स ओन नेशनलिज्म, जो चाइनीज नेशनलिज्म है वह उसकी एग्रेसिव पॉलिसी का हिस्सा है। और चाइना की जो पर्स डिप्लोमेसी है, जिसमें वह ऋण देकर उस देश पर कब्जा करता है, बाय द वे ऑफ द डेट ही इज कंट्रोलिंग द पॉलिसी ऑफ द नेशन। द पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पर्स डिप्लोमेसी ऑफ द चाइना। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? या श्रीलंका भी है, बट पाकिस्तान इज अ मोर एग्जैक्ट आर्गुमेंट, मोस्ट एग्जैक्ट आंसर। इट्स क्लियर? अब देखिए इस सवाल कैसे बनेगा। अब हमने कहा था जो उसके 4-5 पॉइंट थे वो कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। मैंने आपसे कहा था भी, जब तक आप यह नहीं सीखोगे कैसे यूज करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। अब ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। फॉरेन पॉलिसी, चाइना की फॉरेन पॉलिसी किस कारण से डिटरमाइन, किस कारण से स्ट्रांग है, या चाइना की फेवर में क्या चीज है जो उसकी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करता है। अब इसी को आप इंडिया चाइना फॉरेन पॉलिसी से देखें कि जो इंडिया चाइना फॉरेन पॉलिसी है उसको डिटरमाइन कितने तत्व कर रहे हैं। यस, गॉट इट? सवाल क्या बना? व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इंडिया चाइना पॉलिसी। यह एनालिसिस किया है उन्होंने इंडिया यूएस के बीच में, लेकिन यह सही तो इंडिया चाइना के लिए भी है। लोकेशन का इशू, इकोनॉमिक मिलिट्री पावर, एशियन रीजन इंटीग्रेशन, इम्बैलेंस इन द मिलिट्री पावर, इजियर टू ब्रेक कोलिशन बिल्डअप, यह जो इशू है यह इंडिया चाइना के बीच में भी तो है। पांचवा उतना नहीं आएगा, लेकिन 1, 2, 3, 4 निश्चित रूप से आएगा। तो इंडिया चाइना की फॉरेन पॉलिसी को अगर डिटरमाइन करना है कि इंडिया चाइना की फॉरेन पॉलिसी को कौन कौन से तत्व निर्देशित करते हैं, विच आर द गवर्निंग फोर्स ऑफ इंडिया चाइना फॉरेन पॉलिसी, लोकेशन है, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इशू है, एशियन रीजन इंटीग्रेशन है, और इम्बैलेंसेस इन द मिलिट्री पावर है। गॉट इट? क्लियर? आज जो सुबह सवाल बनाया था शायद आपको आंसर मिल रहा होगा, हल्का हल्का मिला, नहीं मिल रहा है? आगे चलें? चलिए आते हैं हम दूसरे इशू पे। छोटा सा पॉइंट है। देखिए हम एक बार बार कहते हैं कि अपना जो करंट अफेयर्स है, सॉरी अपना जो सिविल सर्विसेज है वह करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो चुका है। उसके कहने के पीछे कारण क्या होता है कि जो सिविल सर्विसेज के सवाल है बड़े इंटरेस्टिंग रूप से आते हैं। एक आता है यूनिकॉर्न, सिर्फ यूनिकॉर्न, हमने कंपनी ऐड कर दिया है, लेकिन शायद आपके क्वेश्चन पेपर में यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न है क्या? ये प्रधानमंत्री के भाषण से निकाला गया इशू है। जो एड्रेस किया था पीएम ने, ये कि 2015 में कंट्री हैड ओनली 9 और 10 यूनिकॉर्न्स। जो 2015 में 9 या 10 यूनिकॉर्न्स थे। यूनिकॉर्न्स क्या है यह सवाल आ सकता है, लेकिन यह जो यूनिकॉर्न्स थे यह नेम दिया गया जो स्टार्टअप का वैल्यूएशन था, जो $1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस करेगा। $1 बिलियन। तो जो यूनिकॉर्न है वह क्या है? वह एक स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस करेगा। एक डिफिनेशन हो गई, व्हाट इज द यूनिकॉर्न, टू whom नेम यूनिकॉर्न हैज बीन गिवन। प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा कि आपको यह सुन के बहुत प्रसन्नता होगी कि जो काफी हमको सफलता प्राप्त हुई है, in just 10 months यूनिकॉर्न इज बीइंग रीच्ड इन इंडिया every 10 days। हर 10 दिन में, every 10 days में
एक यूनिकॉर्न रीच किया जा रहा है। इन लास्ट 10 months, in just 10 months, a unicorn is being raised in India every 10 days. अब यह बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों है? क्योंकि हमारे युवाओं ने इसको अचीव किया है। कब किया है? In the midst of the pandemic. Our youth have achieved this success in the midst of the pandemic. तो पैंडेमिक के मध्य में 10 महीने में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न हमने रेस किया हुआ है। इट्स नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट एज फार एज द इंडियन स्टार्टअप कंसर्न। यह लोग क्या कर रहे हैं? दे आर सॉल्विंग द ग्लोबल प्रॉब्लम। जो हमारे यूनिकॉर्न हो रहे हैं, यह सॉल्व कर रहे हैं यूनियन प्रॉब्लम, जो गोल्ड प्रॉब्लम है। और उन्होंने एयर फिल्टर टेक्नोलॉजी का उन्होंने इनोवेशन किया, जो रिड्यूस करेगा एमिशन को और फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो जो यूनिकॉर्न का जो पहला जो हमारा स्टार्टअप है, यह 2 महत्वपूर्ण काम कर रहा है। यह एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया ग्रोथ स्टोरी। अब इसको यूज कैसे करेंगे? इंडिया की जब ग्रोथ स्टोरी आप लिखें, आप कहीं कॉर्नर लिखते जाएं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के चैप्टर में आपको ऐड करना है। तो जब भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाएगा। अब पहले क्या था? हम जॉब सीकर्स हुआ करते थे। यूनिकॉर्न्स क्या है? जॉब क्रिएटर हो चुके हैं। Earlier, our young generation were the job seekers, but now they become the job creator. यह क्या करेगा? यह इंडिया का जो स्ट्रेंथ है, इंडिया का स्टेचर है, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। भारत के स्टेचर को, भारत की छवि को यह और मजबूत करेगा ग्लोबल स्टेज पे। पीएम ने यह भी तारीफ की, जो कम्युनिटी का एफर्ट है सेफ गार्डिंग इन्वायरमेंट, जिसमें रिवर रिजुविनेशन है, फार्मर सपोर्ट है, यह भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है। और अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर को है, जिसमें बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हर सिटीजन अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करे। इसी पे मैंने आपका सवाल बनाया था आज सुबह का। अब देखिए, इसका इस्तेमाल यहां को छोड़ देते हैं, ये तो थोड़ा अलग है। अब इसका इस्तेमाल आप करो, कैसे कैसे करोगे? एक, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। दूसरा, इंडिया की छवि में, स्टेचर के एनहेंसमेंट में। तीसरा, जॉब क्रिएटर, जो यूथ हमारा जॉब सीकर होता था वो जॉब क्रिएटर हो चुका है। चौथा, क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि हम एमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं और हम फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 पॉइंट मिल गए आपको एक छोटे से इशू से। तो जब आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लिखने लगो, तो आपको इतना मसाला तैयार रखा हुआ है कि आपको मान लो कई बार क्या होता है, सवाल नहीं मिलते हैं, तो सवाल को अपने रिजर्वायर से आप क्या करते हो? स्ट्रक्चर करते हो। तो दीज आर द रिजर्वायर्स कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कैसे हम लिखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है NGHS रिपोर्ट। इसको देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी नाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड ए बिट डिटेल ऑन दिस इशू कि एनजीएस रिपोर्ट के साथ खास बात क्या है। यह जो गलत टाइप हो गया है, एनएफएचएस है, सॉरी एनएफएचएस है, एनएफएचएस है जी, नहीं जल्दी जल्दी टाइप हो गया। NFHS 5 रिपोर्ट है। ये क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स्टैंड फॉर NFHS। यह रिपोर्ट दिसंबर 2020 में रिलीज की है। इसमें इंडिया ने बेहतर किया है, इसलिए हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में कई
धनात्मक पक्ष है, मेनी प्लसेस हैं अगर हम NFHS4 रिपोर्ट से कंपेयर करें तो। जो 3 महत्वपूर्ण इशू हम देखते हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, वैक्सीनेशन एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी। अगर हम इसको देखें तो इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। तो एक आप क्या याद करो, ये याद कर लो, बस इतना याद करो, इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। इसी से आपका मेंस का काम हो जाएगा कि जो हमारी NFHS रिपोर्ट है, उसमें इन 4 बिंदुओं में हमको एक इंप्रूवमेंट दिखाई देता है और हमको इस प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड और वी नीड टू अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम इसको देखें, एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, इंडिया का जो हेल्थ एंड एजुकेशन का खर्चा है, जो शेयर ऑफ GDP है, यह बहुत ज्यादा नहीं होता है। इंडिया लेस एक्सपेंड करती है। तो आप एक चीज तैयार करिए, इंडिया का हेल्थ और एजुकेशन पर GDP क्या है, लिखिए अपने कॉर्नर में, इंडिया का हेल्थ एजुकेशन पर GDP क्या है। ये बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। तो इंडिया का अगर हेल्थ और एजुकेशन में GDP कम है, उसके बावजूद अगर ये प्राप्त हो रहा है, तो यह एक अचीवमेंट के रूप में हमको देखा जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, बिगेस्ट पॉजिटिव इज द टोटल फर्टिलिटी रेट। जो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी रिपोर्ट में है, दैट इज द टोटल फर्टिलिटी रिपोर्ट। इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमको थोड़ा सा समझना होगा। टोटल फर्टिलिटी रिपोर्ट ये होती क्या है, इसको बोलते हैं TFR। ये TFR होता क्या है, व्हाट इज TFR? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू ए वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ साइकिल। एक महिला अपने जीवन में जितने बच्चों को जन्म देती है, उसको हम बोलते हैं TFR। यह TFR गिर के कहां आ गया है, इस नाउ जस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1, जस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। अब अगर हम सेक्स रेशियो देखने की कोशिश करें, अगर हम सेक्स रेशियो देखने की कोशिश करें, तो 1020 एडल्ट वुमेन पर 1000 मैन, 1020 वुमेन पर 1000 मैन। 1020 महिलाओं पर अगर हम इस हेडलाइन को देखें, तो देयर आर 1020 एडल्ट वुमेन पर 1000 मैन। इसका मतलब क्या हो गया, यह पहले हमारा पुरुष और स्त्री अनुपात खराब हुआ करता था। यह सिग्नल करता है कि एक नया दौर शुरू हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेक्स बर्थ एट रेशियो। यह इंप्रूव किया है। जो सेक्स बर्थ रेशियो है, जो नेचुरल SRB है, 105 बॉयज टू 100 गर्ल्स, 105 बॉयज। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो वुमेन्स एम्पावरमेंट में भी। SRB, जो SRB रेशियो है, उसमें क्या है, जो नेचुरल SRB है 105 बॉयज टू 100 गर्ल्स, वह टिपिकली स्टेबलाइज कर चुका है 50-50 एडल्ट सेक्स रेशियो में। यह स्टेबलाइज कर चुका है 50-50 एडल्ट सेक्स रेशियो में। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि जो भारत में अब जो महिलाओं को एक खत्म करने की परंपरा थी, बच्चे पैदा हो तो पुरुष ही पैदा हो, बालक ही पैदा हो, बालिका पैदा न हो, उसमें एक आपको चेंज दिखाई दे रहा है। तो जो वुमेन्स एम्पावरमेंट पे सरकार काम कर रही है, उस पे आपको एक बेहतर रुझान दिखाई पड़ रहा है। जो एडल्ट सेक्स रेशियो है, वह शेप होता कैसे है, क्या सिलेक्टिव जो सिलेक्टिव एबॉर्शन है, क्या वही सेक्स रेशियो को डिफाइन करता है? नहीं, ये सत्य बात नहीं है। मेनी फैक्टर्स होते हैं, मेनी फैक्टर होता है जो सेक्स रेशियो को डिफाइन करता है। जो नेचुरल SRB है, जो नेचुरल SRB है, नेचुरल SRB क्या है, ये भी एक सवाल है छोटा सा।
मेरे ख्याल से आइए स्वयं आएगा, पीस आ सकता है। जो नेचुरल एसआरबी है वो ट्रांसलेट क्या कर रहा है, 952 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, 952 गर्ल्स 1000 बॉयज, 952 गर्ल्स टू पर 1000 बॉयज। नेशनली एसआरबी हैज इंप्रूव्ड। पहले क्या था, 1919, 2015 में क्या था, 919 गर्ल्स, 2015 में था 919 गर्ल्स, जो बढ़कर हो गया है 952। अगर नेचुरल एसआरबी को देखें, 952 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, जो नेशनली जो एसआरबी हैज इंप्रूव फ्रॉम 919, कब था, 2015-16 में था। तो जो 919 गर्ल्स था उससे बढ़कर यह यहां पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी शॉर्ट है नेचुरल एसआरबी से। मेजर स्टेट विद लो एसआरबीज आर स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द कंट्री। अब सबने विटनेस क्या किया है, जिसमें महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है जहां विटनेस किया हुआ है। तीसरा उन्होंने एनालाइज किया है एनीमिया एंड मेल न्यूट्रिशन। जो एनीमिया, जो ये क्या है, एक हेल्थ इंडिकेटर है। तो जो एक हेल्थ इंडिकेटर है वो वर्सन किया है किसमें, एनीमिया अंडर 5 चिल्ड्रेन, एनीमिया अंडर 5 चिल्ड्रेन। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया की हालत खराब है। वोमेन में, उसमें भी खराब है, वेन में खराब है। तो एनीमिया क्या है, अंडर 5 चिल्ड्रेन। हम आपको परसेंटेज है, कितना परसेंट आप याद करोगे, वोमेन और मेन, परसेंटेज आपको कोई जरूरत नहीं जानने की। इन तीनों में एनीमिया का इशू खराब है। तो ये जो की हेल्थ इंडिकेटर है, दैट हैज वर्सेंड इज द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अंडर 5 चिल्ड्रेन, वुमेन एंड मेन। ये सारे राज्यों में है। अब एनीमिया के साथ क्या है, एनीमिया एक ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंडीशन मानती है। तो एनीमिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक सीरियस हेल्थ कंडीशन मानती है। दूसरा जो इंडिकेटर है वह है मेल न्यूट्रिशन, स्टनिंग। एक तो हो गया मेल न्यूट्रिशन, दिस वन स्टनिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट। स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट। अब स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट फॉर एज। ये क्या है, लो हाइट फॉर एज। ये भी सवाल अच्छा है आपके डेफिनेशन पार्ट में, लो हाइट फॉर एज। आपकी एज बढ़ रही है लेकिन आपकी हाइट नहीं बढ़ रही। वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट। ये लो वेट फॉर हाइट, कि आपकी ऊंचाई के हिसाब से जो आपका वेट है, जो आपका वजन है, वह कम हो रहा है। और अंडरवेट क्या है, लो वेट फॉर एज। ये क्या है, लो वेट फॉर एज। अब देखिए, इसी को एबीसी बना के आपसे डिफिनीशन में पूछ लेंगे, इसी को अल्टर कर देंगे, इसका फैक्ट उसमें डाल दें, उसमें डाल देंगे। तो इसको आप याद करिएगा, स्टंटिंग क्या है, लो हाइट फॉर एज। वेस्टिंग क्या है, लो वेट फॉर हाइट। और अंडरवेट क्या है, लो वेट फॉर एज। यह तीन जो महत्वपूर्ण इशू हैं, इसमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट आया है। इसमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट आया है, इसमें महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तो अगर आप इसको एक समराइज करने की कोशिश करें, तो जो मेल न्यूट्रिशन है और एनीमिया है, इसमें दिक्कत है, इसमें तो अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं है। इसमें परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, दे हैव डन ए बेटर परफॉर्मेंस इन दिस फील्ड। अब यह जो कंडीशन है वह होती क्यों है, इसका रीजन क्या है, यह अंडर न्यूट्रिशन के साथ होती है। अब आते हैं हम एक सोशियो इकोनॉमिक इशू पे, ये होती क्यों है, ये होती है अंडर न्यूट्रिशन के कारण। अंडर न्यूट्रिशन क्यों होता है, पॉवर्टी के कारण। अब पॉवर्टी क्यों होती है आप जानते ही हो,
तो यह जो प्रॉब्लम है अंडर न्यूट्रिशन आती है, यह पॉवर्टी से एसोसिएट है। तो अगर आप देखें जो पुअर मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, अब इसको आप और देखें, अब इसको आप एक और देखें, पुअर मैटरनल हेल्थ, यह भी इसमें पूरा योगदान प्रदान करता है, यह भी अपना योगदान देता है। तो जो पुअर मैटरनल हेल्थ है और न्यूट्रिशन है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है इन तीन समस्याओं को आगे ले जाने के लिए। अगर इसको फेज 1 और फेज 2 में देखें, जो फेज 1 था उसमें कई स्टेट थे, उन्होंने खराब हालत दिखाई थी, लेकिन फेज 2 में किसी ने भी सिचुएशन को खराब नहीं दिखाया। तो अगर हम देखें फेज 1 और फेज 2, फेज 1 में और फेज 2 में, फेज 2 में इंप्रूवमेंट आया, फेज 1 में हालत वर्सनिंग कर रही थी। और इंपॉर्टेंट क्या है फेज 2 के साथ, ये पैंडेमिक के समय में इंप्रूवमेंट आया है। फेज 2 का इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पैंडेमिक का समय था उस समय भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉर द गवर्नमेंट टू इंप्रूव ऑन दिस सेक्टर। जो ओवरवेट चिल्ड्रन है, वुमेन और मेन है, अब देखिए, अब आप अंडरवेट नहीं, आप ओवरवेट समझने की कोशिश किए। ओवरवेट आदमी क्यों होता है? ओवरवेट भी रिफ्लेक्शन है मेल न्यूट्रिशन का। अंडरवेट ही नहीं, ओवरवेट भी रिफ्लेक्शन है मेल न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका ओवरवेट हो रहा है। तो जो एक हेल्थ क्या जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है वो यहां दिखाई देने की कोशिश करता है। अब क्या होता है इसमें? लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल। अब ये सारी समस्याएं आपकी क्यों हैं? लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के कारण यह समस्याएं आती हैं। तो एक सरकार की ये योजना होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं? हमने हंगर पर विजय प्राप्त कर ली है, मेल न्यूट्रिशन पे प्राप्त नहीं की है। तो अगला गोल हमारा क्या है? वी नीड टू विन ओवर द मेल न्यूट्रिशन। हंगर पर हमारी विजय प्राप्त हो गई है। जो वुमेन्स इंपावरमेंट है, अगर हम इस रिपोर्ट को देखें, NHFS 5 सर्वे को, यह सर्वे फोकस करता है वुमेन्स इंपावरमेंट पे। ये जो सर्वे फोकस कहां कर रहा है? ये सर्वे फोकस कर रहा है वुमेन्स इंपावरमेंट पे। जो क्रोनिक, जो वुमेन्स इंपावरमेंट है और ऑटोनॉमी पे फोकस कर रहा है। तो एक आप जो अगर आप इस रिपोर्ट को NFHS 5 रिपोर्ट को देखें, तो यह रिपोर्ट आपको हेल्प कर रही है वुमेन्स इंपावरमेंट पे भी लिखने के लिए। जो आपके जीएस का पहला पेपर है, जीएस के पहले पेपर का पार्ट है वुमेन्स इंपावरमेंट। आप क्या लिखोगे? सिंपल लाइन आप लिखो। आप इन जो अचीवमेंट हमने बताए हैं उन अचीवमेंट को आप राइट डाउन करो। उसके बाद आप क्या लिखो? आफ्टर राइटिंग ऑन दिस, कम ऑन दिस पार्ट, वुमेन्स इंपावरमेंट। तो आप क्या बोलो? जो NHFS सर्वे है, द सर्वे फोकसेस ऑन वुमेन्स इंपावरमेंट, autonomy and mobility indicators. Women's empowerment, autonomy and mobility indicators. It shows that women, towards the women empowerment we are progressing. यह स्पॉटलाइट करता है वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और रिवील करता है जो उसके साथ एक हेल्थ को लेकर कंसर्न दिखाया गया। अब हमें एक कॉन्सेप्ट को हल करते हैं, वह हल करते हैं TFR। लेट्स डिवोट ए बिट टाइम ऑन द TFR फॉर द 2-3 मिनट्स। आपको ये शायद ये चैप्टर काफी आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब TFR फॉल कहता क्या है? What TFR फॉल इज सेइंग? जो रिपोर्ट है वो TFR फॉल के बारे में बात कर रही है। जो TFR फॉल कहता क्या है? पहली बात, जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1, रिप्लेसमेंट रेट 2.1, ये क्या इंडिकेट करता है? व्हाट इट इज इंडिकेटिंग?
व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1? यह किस बात को सिग्नल करता है? यह सिग्नल करता है जो देश की पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है, यह देश की पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। एक देखिए ऐसे सवाल आते हैं मेंस में कि टीएफआर का गिरना क्या करता है? पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। जो टीएफआर का गिरना हुआ वह, अब वो नहीं पूछेंगे टीएफआर 2.0, नो, टीएफआर का कम हो जाना किस बात को व्याख्यायित करता है, किस बात को एक्सप्रेस करता है? यह सिग्नल करता है कंट्रीज पॉपुलेशन इज स्टेबलाइजिंग और डिक्लाइनिंग, स्टेबलाइजिंग एंड इवेंचुअली डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन से इसका सीधा सीधा संबंध है। इंडिया हिट कर देगा द रिप्लेसमेंट ऑफ रेट 2.1 पहले क्या था कि इंडिया 2.1 का जो पॉइंटर है वो हिट करेगा 2040 पे। पहले ही कहा जाता था कि इंडिया 2040 में इसको हिट करेगा, लेकिन उसके पहले ही इंडिया हिट कर गया। अब अगर हम देखें कि यह 2.1 का जो पॉइंटर है यह हिट कैसे हुआ, कम ऑन द नेक्स्ट इशू, कि जो हमारी ये स्टोरी है कि हमने 2.1 का पॉइंटर हिट किया, हाउ इट हैपेंड, व्हाट इज दिस स्टोरी सेइंग कि 2.1 का कैसे हुआ है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके सरकार हमेशा कोशिश करती रही है। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव सरकार के साथ हमेशा एक समस्या रही है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो जो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, तो जो सर्वे ने पाया है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज का रेट है वह जंप कर गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव के गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करने का जो रेशियो है वह जंप कर गया है। जो पहले ये हाफ डिकेड पहले 47.8% था, वह 56.5% हो गया है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के रेट के जंप कर जाने के साथ फर्क आया है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, अगर हमने 2.1 प्राप्त किया तो फायदा क्या होगा? क्लाइमेट चेंज को फायदा होगा। कैसे फायदा हुआ क्लाइमेट चेंज को? ये 2.1 की स्टोरी हमारे क्लाइमेट चेंज में कैसे हेल्प कर रही है? यह हमारा जो प्रेशर है रिसोर्सेस पर वह कम करेगी। इफ देयर इज a low pressure on the resources, it will help in the climate change scenario. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर ईज आउट करेगा और अफोर्डेबल हेल्थ केयर होगा, उससे इकोनॉमी को गेन होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन बढ़ेगा। इससे ओवरऑल फर्क क्या होगा? हमारे पर्यावरण को फायदा होगा। यस, यू गॉट द पॉइंट और नॉट गॉट द पॉइंट? यू वांट टू एक्सप्लेन मी मोर? हम फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर हमारा टीएफआर रेट 2.1 हुआ, उससे क्या होगा? हमारा जनसंख्या कम होगा, इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम होगा। देयर विल बी लेस pressure on the infrastructure. Healthcare will be affordable. Reason being, we have the less person to take care. If we have a less person to take care, we can attend more comfortably. तो हमारा हेल्थ केयर पर, हमारे हेल्थ केयर पर अफोर्डेबल होगा। इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। इससे लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है लोगों का बढ़ेगा। अब इंडिया पॉपुलेशन, अगर हम इसको 2.1 पॉइंटर को हम अपने मॉर्टेलिटी रेट से देखने की कोशिश करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ओवरवेलमिंगली यंग होगी। हमारे कम बच्चे पैदा होंगे, हमारी मृत्यु दर कम हो रही है,
तो जो हमारे पॉपुलेशन है वो ओवरवेमली यंग होगी। अब यंग पॉपुलेशन नेक्स्ट डिकेड तक रहेगी, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है बढ़ेगी। अब हम इसको जॉब क्रिएशन से देखें। जॉब, जो हमारी रिक्वायरमेंट है एस्टिमेटेड 12 से 13 मिलियन जॉब की, हमारी 12 से 13 मिलियन जॉब की एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है। इस 12 से 13 मिलियन जॉब की जो एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है उसमें कमी आएगी, तो इंडिया के साथ यह फायदा हो सकता है। तीसरा, जो TFR डिक्लाइन आल्सो मीन दैट इंडिया डजंट हैव एनी कंपल्सिव नीड फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल। अगर हमारा TFR कम होगा तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर TFR कम हो गया तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये TFR के 4-5 इशू आपके सामने आ गए। कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द साउथ एशिया। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये आपका लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। अब देखिए, 2 साउथ एशियन नेशन है, नेपाल एंड बांग्लादेश। ये आ रहे हैं इन द कैटेगरी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। किसकी रिकमेंडेशन पे? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कमेटी फॉर डेवलपमेंट। एक सवाल क्या हो गया, कौन से 2 नेशन डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आ रहे हैं? दूसरा, वह किसकी रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं? तो कौन सी संस्था है जो रिकमेंड करती है कि देश जो है वह डेवलप की अपनी कैटेगरी को चेंज करें? तो यह एशिया की, यह साउथ एशिया की एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जो छोटे देश थे जो डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आ गए। इसके रिकमेंडेशन पे? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कमेटी फॉर डेवलपमेंट। अभी तक क्या थे? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। अभी तक क्या थे? अभी तक थे ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। तो एक सवाल क्या बन गया कि नेपाल और बांग्लादेश कौन सी कंट्री है? ए लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज और बी डेवलपिंग कंट्रीज। अब चूंकि अभी चेंज आया है, अब अगला सवाल तैयार करिए, कैसे डेवलप कंट्रीज से कैसे लीस्ट डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज के बीच एक माइग्रेशन होता है, चेंज होता है। क्लियर हो गया? अब यह जो माइग्रेशन होता है इसलिए सर्टेन क्राइटेरियाज को मीट आउट करना पड़ता है। जब सर्टेन क्राइटेरिया को मीट आउट करेंगे तभी जाके आपका कन्वर्जन होगा। तो जो दिस ईयर लेट डाउन किया गया, वह क्राइटेरिया लेट डाउन जो किया गया पर कैपिटा ग्रॉस इनकम, जो पर कैपिटा ग्रॉस इनकम है $1018। तो सक्सेस ऑफ पॉलिसीज थी और डेवलपमेंटल गोल्स अचीव किया और पर कैपिटा ग्रॉस इनकम का $1018 हुआ। हाई स्कोर ऑफ 60 ह्यूमन एसेट इंडेक्स में हाई स्कोर 60। एक हाई जो आपका 60 होता है वह एक क्राइटेरिया ध्यान में रखा जाता है। और लो स्कोर ऑफ 36 जो होता है तब आपको नीचे रखते हैं। अब यह जो कैटेगरी चेंज हो रही है, यह कैटेगरी चेंज क्या है? डबल एज स्वॉर्ड है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। जो आपको एक लीस्ट डेवलप कंट्री का जो फायदा मिलता है वो फायदा मिलना आपको बंद हो जाता है। यह क्या कर देता है? यह इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट कंट्री को सपोर्ट करने के वर्ल्ड के रास्ते दूसरे हैं और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के रास्ते दूसरे हैं। जो कंट्री को ट्रेड रिलेशन कंसेशन मिलते हैं, जिसमें मार्केट एक्सेस है, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, टेक्निकल असिस्टेंस है, स्पेशल पाथवेज है, वह मिलना बंद हो जाता है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी, then this change of category will cost you in the some way,
द रीजन बीइंग आपको कई ऐसी सुविधाएं जो आपको लीस्ट कैटेगरी मिलती हैं, वो हाई कैटेगरी में प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए आपके साथ समस्या क्या है कि अगर आप 5 चीज लिख लें कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री टू द डेवलप्ड कंट्री। फर्स्ट, मार्केट एक्सेस। सेकंड, डेवलपमेंट असिस्टेंस। थर्ड, टेक्निकल असिस्टेंस। फोर्थ, pathways to participate in international process। अब इसका फायदा लिख लिया। अब इसका फायदा अदर नेशन को भी होता है, खासकर जो आपके नजदीकी के देश होते हैं उस रीजन में। दैट हैज रिसीव टू बिग शॉक। जो रीजन अफगानिस्तान, अभी स्टोरी में क्या है, अफगानिस्तान स्टोरी में क्या है यहाँ पे, साउथ अफगानिस्तान और म्यांमार दो शॉक हैं, ये नेगेटिव पॉइंट हैं। और नेपाल, बांग्लादेश दो पॉजिटिव पॉइंट हैं। साउथ एशियन रीजन के यह दो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। तो ये रीजन जहां पर दो बिग शॉक मिले हैं अफगानिस्तान म्यांमार में, बोथ और एलडीसीज, यह क्या है, यह दोनों लेवर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जो इंडिया की पॉपुलेशन जो स्टेबलाइज कर रही है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो इंक्लूजन है नेपाल और बांग्लादेश का इन द डेवलप्ड कंट्रीज, यह क्या करेगा, इट विल प्लस द शेड्यूल ग्रेजुएशन ऑफ भूटान इन 2023। और यह फायदा क्या करेगा, 2023 में यह भूटान के ग्रेजुएशन में फायदा करेगा। इज क्लियर? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्लास? होप यू हैव एंजॉयड द session of the current affairs. We need to do the more current affairs classes because the current affair classes are the most important classes for your exam. प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपका स्टैटिक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है। अदरवाइज आई ऑलवेज यूज टू टेल कि जो करंट सिविल सर्विस एग्जाम है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो चुका है। तो अगर करंट अफेयर्स पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब आप देखिए सारे सवाल जो थे वह करंट अफेयर्स के दिख रहे हैं, लेकिन सारे आपके स्टैटिक सब्जेक्ट के थे। अगर आप जो रिपोर्ट है हेल्थ सर्वे की, आप बांग्लादेश नेपाल का आप एलिवेशन देखिए, आप चाइना की और यूएस की पॉलिसी देखिए, सब में क्या है, एक बार आपने पढ़ दिया तो वो हर एग्जाम में काम आता है। यह 2022 में भी काम आएगा और 2026 में काम आएगा, ये हर साल काम आएगा ये। इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस का एक एग्जाम है।